हदीका की बात सुनकर नरगिस मन ही मन में सोचने लगी कि मेरे पास तो नदीम है, मैं जब चाहूँ इससे मिल लेती हूँ। नरगिस ये सोच रही थी। हदीका बोली, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता? तो नरगिस शर्मा कर बोली, बाजी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब मेरी तलाक हो चुकी है, अब दिल करे या ना करे, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। तो हदीका बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर सकती हो। हदीका की बात सुनकर नरगिस की आंखें खुली की खुली रह गई। नरगिस बोली, नहीं बाजी, मैं ऐसी नहीं हूँ, बल्कि मैं अकेली ही ठीक हूँ। मुझे अभी किसी की ज़रूरत नहीं है। तो हदीका बोली, चलो ठीक है, अगर कभी ज़रूरत हो तो मुझे बेफिक्र होकर बताना, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर दूंगी। तो नरगिस ने अपने अंदर थोड़ा हौसला जमा किया और बोली, क्या आपने अपने लिए इंतज़ाम किया है? तो नरगिस की बात सुनकर हदीका मुस्कुराई, जिसका मतलब हाँ था। तो नरगिस बोली, बाजी ये सब गलत नहीं है, ऐसे तो आप अपने शौहर को धोखा दे रहे हैं। तो हदीका बोली, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वो इतने सालों से बाहर जाकर बैठा है, अब मैंने भी तो अपनी प्यास मिटानी है। और वैसे भी मेरे पास एतमाद वाला बंदा है, अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताना और इसकी फिक्र मत करना कि वो किसी और को बता देगा, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। हदीका की बात सुनकर नरगिस खामोश हो गई और दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। और कुछ ही देर में नरगिस की आंख लग गई। जैसे ही नरगिस की आंख लगी तो हदीका ने ताई को उठाया और दोनों बाहर आ गए। आसिफ बाहर ही इंतजार कर रहा था। फिर तीनों छत पर आकर कमरे में चले गए। हदीका बोली, मैंने नरगिस से बात की है। तो आसिफ खुश होता हुआ बोला, भाभी फिर नरगिस ने क्या कहा? हदीका बोली, आग तो लगी है, लेकिन इतनी नहीं कि वो किसी से मुलाकात के लिए तैयार हो जाए। मुझे लगता है अभी वक्त लगेगा। इतनी देर में ताई नीचे बैठ गई और मुन्नी से बातें करने लगी, जबकि हदीका ने आसिफ को अपने साथ लगा लिया। काफ़ी देर मुलाकात के बाद जब इनकी मुलाकात ख़त्म हुई तो आसिफ बोला, भाभी मेरी एक दफ़ा नरगिस से मुलाकात करवा दो, मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो ताई मुस्कुराती हुई बोली, देख। और दोबारा मैं अस्पताल चला गया। अब अस्पताल में आरफा, मोना और मैं थे। दूसरी तरफ गांव में दोपहर तक खुर्रम शहर से सामान लेकर आ गया और आसिफ से पूछ रहा था, ये दवाई आपने किस लिए मंगवाई है? तो आसिफ ने खुर्रम को सारी बात बता दी कि वो उज़्मा को बेहोश करेंगे। तो आसिफ की बात सुनकर खुर्रम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो आसिफ ने कहा,
एक बात याद रखना कि इस बात का किसी को कुछ पता ना चले और फिर शाम तक कुछ खास ना हुआ। आज की रात इस गांव पर बहुत भारी होने वाली थी। आसिफ और खुर्रम अपने साथ शहर से लाया हुआ सामान शॉपर में डालकर घर ले गए और दोनों छत पर जाकर बैठ गए और प्लानिंग करने लगे। वो इस प्लानिंग में किसी और को शामिल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो बहुत बुरा होगा। रात तक सब कुछ नॉर्मल चलता रहा और रात के खाने के बाद एक बार फिर ताई ने शहर फोन किया, तो तब तक मैं घर आ गया था। लेकिन फोन अम्मी ने उठाया और ताई को सारे हालात के बारे में बता दिया कि शाहिद की तबीयत बहुत ख़राब है। रात के खाने के बाद सब कुछ देर बाहर बैठे, लेकिन सभी परेशान थे और फिर सब अपने अपने कमरों में वापस जाने लगे। आसिफ और खुर्रम ने अपना सामान निकाल लिया था। अब सवाल ये था कि उस्मा कब वॉशरूम के लिए बाहर आएगी। दोनों ने वो कपड़े पहने जो वो शहर से लेकर आए थे और फिर दोनों वॉशरूम के पीछे जाकर चुपके और उस्मा का इंतज़ार करने लगे। उस्मा एक दफ़ा तो वॉशरूम से होकर वापस चली गई थी, लेकिन चूंकि रात में यहाँ काफ़ी सर्दी हो जाती थी तो रात को भी एक दो चक्कर लग जाता था। अब खुर्रम और आसिफ को इसी का इंतज़ार था। तकरीबन 11 बजे के करीब उस्मा दोबारा कमरे से बाहर निकली और वॉशरूम चली गई। खुर्रम की आंख लग चुकी थी, लेकिन आसिफ ने इसको उठाया और जल्दी से इन्होंने कपड़े पर वो दवाई लगाई। जैसे ही उस्मा वॉशरूम से निकल कर हाथ धोने लगी तो दोनों वॉशरूम के पीछे से निकले। इससे पहले उस्मा आवाज़ निकालती, आसिफ ने इसके मुंह पर कपड़ा रखकर दबा दिया। अब अस्पताल में आरिफा, मोना और मैं थे। दूसरी तरफ गांव में दोपहर तक खुर्रम शहर से सामान लेकर आ गया और आसिफ से पूछ रहा था, ये दवाई आपने किस लिए मंगवाई है? तो आसिफ ने खुर्रम को सारी बात बता दी कि वो उस्मा को बेहोश करेंगे। तो आसिफ की बात सुनकर खुर्रम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो आसिफ ने कहा, एक बात याद रखना कि इस बात का किसी को कुछ पता ना चले और फिर शाम तक कुछ खास ना हुआ। आज की रात इस गांव पर बहुत भारी होने वाली थी। आसिफ और खुर्रम अपने साथ शहर से लाया हुआ सामान शॉपर में डालकर घर ले गए और दोनों छत पर जाकर बैठ गए और प्लानिंग करने लगे। वो इस प्लानिंग में किसी और को शामिल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो बहुत बुरा होगा। रात तक सब कुछ नॉर्मल चलता रहा और रात के खाने के बाद एक बार फिर ताई ने शहर फोन किया, तो तब तक मैं घर आ गया था। लेकिन फोन अम्मी ने उठाया और ताई को सारे हालात के बारे में बता दिया कि शाहिद की तबीयत बहुत ख़राब है। रात के खाने के बाद सब कुछ देर बाहर बैठे, लेकिन सभी परेशान थे
और फिर सब अपने अपने कमरों में वापस जाने लगे। आसिफ और खुर्रम ने अपना सामान निकाल लिया था। अब सवाल ये था कि उस्मा कब वॉशरूम के लिए बाहर आएगी। दोनों ने वो कपड़े पहने जो वो शहर से लेकर आए थे और फिर दोनों वॉशरूम के पीछे जाकर चुपके और उस्मा का इंतज़ार करने लगे। उस्मा एक दफ़ा तो वॉशरूम से होकर वापस चली गई थी, लेकिन चूंकि रात में यहाँ काफ़ी सर्दी हो जाती थी तो रात को भी एक दो चक्कर लग जाता था। अब खुर्रम और आसिफ को इसी का इंतज़ार था। तकरीबन 11 बजे के करीब उस्मा दोबारा कमरे से बाहर निकली और वॉशरूम चली गई। खुर्रम की आंख लग चुकी थी, लेकिन आसिफ ने इसको उठाया और जल्दी से इन्होंने कपड़े पर वो दवाई लगाई। जैसे ही उस्मा वॉशरूम से निकल कर हाथ धोने लगी तो दोनों वॉशरूम के पीछे से निकले। इससे पहले उस्मा आवाज़ निकालती, आसिफ ने इसके मुंह पर कपड़ा रखकर दबा दिया और इसकी आवाज़ वहीं दब गई। खुर्रम तो ये सब देखकर डर गया था और इसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो पहली बार ऐसा काम कर रहा था। इसने आसिफ से कहा कि इसको यहीं छोड़ दें, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस्मा भी पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी। आसिफ ने अपनी आवाज़ बदलते हुए खुर्रम को कहा कि वो इसको एक तरफ से पकड़कर उठाए, तो दोनों इसको उठाकर पिछली तरफ ले गए। तो आसिफ ने खुर्रम से कहा, तो बाहर जाकर ध्यान रख, पहले मैं इससे मिलता हूँ फिर तो मिली, मैं ध्यान रखूँगा। तो आसिफ की बात सुनकर खुर्रम ने आसिफ को मना किया, लेकिन आसिफ गुस्से से बोला तो खुर्रम बाहर आ गया और ध्यान रखने लगा। अभी तकरीबन 5 मिनट ही गुजरे थे कि ताई लोगों के कमरे से कोई निकल कर बाहर आया। खुर्रम ने गौर से देखा तो वो नरगिस थी। नरगिस को देखते ही खुर्रम का रंग उड़ गया। वो वॉशरूम की तरफ ही आ रही थी। अब खुर्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो बजाय आसिफ के पास जाने के वो जल्दी से दूसरी तरफ जाकर छुप गया और जैसे ही नरगिस इसके पास से गुजरकर वॉशरूम की तरफ गई, वो जल्दी से अपने कमरे में आ गया। इतनी देर में नरगिस वॉशरूम पहुंच गई और जैसे ही वो वॉशरूम में जाकर बैठी तो उस्मा को भी एहसास हुआ जैसे कोई आया है। तो वो हिलने लगी और आवाज़ निकालने लगी। तो आसिफ को एक तेज झटका लगा कि ये तो बेहोश हो गई थी। आसिफ इसके मुंह पर दोबारा कपड़ा रखने लगा, लेकिन अब उस्मा भी इसको ये सब करने नहीं दे रही थी। तभी नरगिस को कुछ आवाज़ें आई। वो जल्दी से वॉशरूम से फारिग हुई और बाहर आकर देखने लगी, तो इसके कानों में वॉशरूम के पीछे से आवाज़ आई, बचाओ। तो नरगिस जल्दी से इस तरफ गई और जैसे ही उसकी नज़र उस्मा और इस आदमी पर पड़ी तो नरगिस ने शोर मचा दिया, चोर चोर चोर, और जल्दी से जाकर इस आदमी को पकड़ लिया।
आसिफ इसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था और इस सिलसिले में इसने नरगिस को मारा भी, लेकिन नरगिस ने इससे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। उज़्मा भी पूरी बेहोश नहीं हुई थी, तो वो वैसे ही लेटी हुई थी। नरगिस ऊंचा ऊंचा चिल्ला रही थी। 2 मिनट में सब उठकर बाहर आ गए और इर्द गिर्द के घर वालों में से भी लोग बाहर निकल आए। नरगिस मुसलसल चिल्लाए जा रही थी और जैसे ही सब वॉशरूम के पीछे पहुंचे तो बाजी, हदीका, ताई, आसिफ की बहनों सबने इस आदमी को पकड़कर घसीटा और सहन में ले आए। इतनी देर में मोहल्ले वाले भी आ गए और सब आसिफ को मारने लगे। क्योंकि आसिफ ने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था तो इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। जबकि खुर्रम को जैसे ही ये आवाजें आई तो वो और डर गया और इसने अपना सारा सामान छुपा दिया। खुर्रम अंदर लेटा कांप रहा था। गांव वाले मर्दों ने आसिफ को पकड़ रखा था। नरगिस उज़्मा को लेकर आई तो इसका हाल ठीक नहीं था। उज़्मा रोते हुए नरगिस को साथ लगा लिया। ताई ने कहा, इसका मास्क उतारो, हम भी देखें ये कौन है। जैसे ही गांव वाले किसी आदमी ने मास्क उतारा तो सब ये शक्ल देखकर हैरान रह गए। वो आसिफ था। सबका मुंह खुला का खुला रह गया। नरगिस को और कुछ समझ नहीं आया तो उसने आगे बढ़कर आसिफ के मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और रोते हुए कहने लगी, तुझे शर्म नहीं आई अपनी ही घर की इज्जत पर हाथ डालते हुए। ताई हैरानगी से बोली, क्या मतलब? तो नरगिस ने सारी बात बता दी कि ये उज़्मा के साथ क्या कर रहा था और उज़्मा भी रोने लगी। तो ताई अपना सर पकड़कर बैठ गई और आगे बढ़कर आसिफ को मारने लगी और बोली, तुझे शर्म नहीं आई? आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे गांव में फैल गई। इधर रात का पता नहीं कौन सा पहर था जब टेलीफोन की घंटी बजी। मोना जो के नीचे कमरे में सो रही थी, इसने फोन उठाया तो ताया ने बताया कि शाहिद का इंतकाल हो गया है। ये बात सुनते ही वो ऊंचा ऊंचा रोने लगी। तो इसकी आवाज़ से किरण भी उठ गई और मैं और आरफा और आलिया तीनों नीचे आए तो इससे पूछने लगे, क्या हुआ है? तो वो बोली, अब्बू नहीं रहे। मैंने कहा, क्या मतलब? तो मोना बोली, अभी अस्पताल से ताया का फ़ोन आया था। मैंने जल्दी से वही नंबर दोबारा मिलाया तो नर्स ने उठाया। मैंने इसको तफसील बताई तो उसने बताया, जी इस मरीज़ का इंतकाल हो गया है। मैंने फ़ोन नीचे रखा तो फिर किरण बोली, हाँ नदीम, क्या हुआ? कह दो कि ये झूठ है। मैंने कहा, नहीं ये सच है। तो किरण भी रोने लगी। किरण को आलिया ने अपने साथ लगा लिया और इससे चुप करवाने लगी और मोना को आरफा ने अपने साथ लगा लिया। मैंने कहा, आप लोग इधर रुकें, मुझे अस्पताल जाना चाहिए और आप लोगों को तैयारी रखें और आप लोग तैयारी रखें। हो सकता है हमें अभी ही गांव के लिए निकलना पड़े। मैंने कहा, लेकिन मैं जाने से पहले गांव फ़ोन कर देता हूँ। फ़ोन किया तो शाजिया ने फ़ोन उठाया। मैंने इसको बता दिया
कि चचा का इंतकाल हो गया है। तो इसको भी मेरी बात सुनकर धचका लगा। वो मुझसे कोई बात करना चाहती थी, लेकिन इसने मुझसे कोई बात नहीं की। शाजिया ने बाहर जाकर सबको बता दिया कि भाई का फोन आया था, चचा का इंतकाल हो गया है। तो सब हैरान हो गए। नरगिस ने कहा, ठीक है, आने दो नदीम को, मैं इसको आसिफ के करतूत बताती हूँ कि इसने इसकी बहन के साथ क्या किया हुआ है। और ताई नरगिस के आगे हाथ जोड़ने लगी, नहीं, ऐसा मत करना, नहीं तो वो मेरे बेटे को मार देगा। आसिफ भी डर गया था और इसको समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। इसके बाद मैं सीधा अस्पताल गया तो वाकई चचा का इंतकाल हो चुका था और चची रो रही थी, जबकि अम्मी इनको चुप करवा रही थी। मैंने ताया से पूछा, क्या हुआ? तो ताया ने बताया कि तेरे चचा को बहुत झटके लग रहे थे। हम डॉक्टर को बुला कर लाए तो डॉक्टर के देखते ही इनकी जान निकल गई। तकरीबन 1 घंटे में पूरा अस्पताल की कार्रवाई करवाता रहा। इसके बाद इन्होंने चचा को ले जाने की इजाज़त दी। मैंने एम्बुलेंस में चचा को रखवाया और सब एम्बुलेंस में बैठकर शहर वाले घर आ गए और मैं अपनी बाइक पर आ गया और वहाँ से हमने मोना, किरण, आरफा और आलिया को एम्बुलेंस में बैठाया। मैंने अपनी मोटरसाइकिल अंदर खड़ी की और मैं और चचा आगे ड्राइवर के साथ बैठ गए थे, जबकि औरतें पीछे बैठी हुई थीं, क्योंकि पीछे जगह बहुत कम थी। सब बैठकर चची, मोना और किरण को दिलासा दे रही थीं। तकरीबन 3 घंटे में हम लोग गांव पहुंचे, क्योंकि रात के अंधेरे की वजह से ड्राइवर बहुत आहिस्ता से गाड़ी चला रहा था। गांव पहुंचते ही हर तरफ कोहराम मच गया और पूरा गांव हमारे घर पर इकट्ठा हो चुका था। चची ने चचा को अपने घर ले जाने को कहा तो एम्बुलेंस चचा के घर के आगे जाकर रुकी और फिर हमने चचा को निकाला और चारपाई पर लेटाकर घर के अंदर ले गए। फिर मैंने बाहर आकर एम्बुलेंस वाले को पैसे दिए और इससे कहा कि वो सुबह वापस चला जाए, रात को गांव से जाना ठीक नहीं थे। तो इसने मेरी बात मान ली। एम्बुलेंस साइड पर खड़ी करने के बाद मैंने इसको ताया लोगों की बैठक में सोने के लिए भेज दिया और फिर सबका रोना धोना शुरू हो गया। आंटी लुबना और आंटी समरीन के यहाँ किसी के पास भी टेलीफोन नहीं था, तो इनके मोहल्ले वालों का नंबर चची के पास था। चची ने वो डायरी मुझे दी और मैं अपने घर आकर सबको फ़ोन करने लगा। तकरीबन अगले दिन दोपहर तक सब लोग पहुंच गए थे और फिर ज़ोहर के बाद चचा का जनाजा हो गया और गांव के ही कब्रिस्तान में इनको दफना दिया गया। आरफा की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वो अंदर ही अंदर ये सोचकर परेशान थी कि चचा का इंतकाल इनकी वजह से हुआ है और मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं सब आदमियों में बैठा हुआ था कि गांव वाले किसी एक आदमी ने मुझे अपने पास बुलाया और रात के वाक़े के बारे में बताया कि आसिफ ने तेरी बहन के साथ
गलत किया है। जैसे ये बात मुझे पता चली, मैं जल्दी से उठकर अंदर गया और उस्मा का हाथ पकड़ा तो खाला नरगिस ने मुझे देख लिया। वो भी जल्दी से पीछे आ गई। मैंने अंदर जाकर उस्मा से पूछा कि कल रात क्या हुआ था, तो मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। इतनी देर में नरगिस भी अंदर आ गई। मैंने नरगिस की तरफ देखा और पूछा, कल क्या हुआ था? क्या आसिफ ने उस्मा के साथ गलत किया है? नरगिस बोली, मेरी बात सुनो, अभी सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगी। मैंने थोड़े गुस्से से कहा, मुझे अभी बताएं क्या हुआ था। तो खाला ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और मुझे सारी बात बता दी। मैंने कहा, मैं आसिफ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नरगिस मुझे रोकने लगी, लेकिन मैंने इनकी एक ना सुनी और दरवाज़ा खोलकर आसिफ को आवाज़ें देने लगा। आसिफ को जैसे ही पता चला वो भागने लगा। ताई भी जल्दी से खड़ी हो गई और मुझे रोकने लगी। मेरी नज़र दांतरी पर पड़ी। मैंने वो हाथ में पकड़ ली और कहा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। आसिफ ने मुझे देख के आसिफ ने भागना शुरू कर दिया, जबकि मुझे घर के मर्दों ने और गांव वालों ने पकड़ लिया। ताया और अम्मी को भी ये बात पता चल गई और अम्मी भी बड़े गुस्से में थीं। लेकिन मैं सबसे अपने आप को छुड़ाकर आसिफ के पीछे गया, लेकिन मुझे आसिफ कहीं नहीं मिला। वो शायद कहीं छुप गया था। मैंने घर आकर कहा कि मैं इसको अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे फांसी ही क्यों ना हो जाए। तो ताई मेरे पैरों में गिर गई और बोली, इसको माफ कर दे, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कहा, इससे गलती नहीं, गुनाह हुआ है और इस गुनाह की सज़ा सिर्फ मौत है। मेरी बात सुनते ही ताई और ज़ोर से रोने लगी, जबकि चची, किरण और मोना को भी इस बात का पता चल चुका था। चची भी मुझे कहने लगी, लेकिन मेरे सर पर तो आसिफ सवार था। चची बोली, देख, तेरे चचा हमें पहले ही छोड़कर चले गए हैं। अब तुम दोनों ही मेरा सहारा हो। तुझसे अपनी झोली उठाकर आसिफ की जिंदगी मांगती हूँ। देख, मेरी बेटी की अभी शादी हुई है। आसिफ को कुछ हो गया तो वो भरी जवानी में बेवा हो जाएगी। किरण रो रही थी और हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांग रही थी। मुझे इस पर तरस आया। मैंने कहा, ठीक है, अब ये बात पंचायत में जाएगी और पंचायत जो फैसला करेगी वो मुझे मंजूर होगा। तो गांव के सरपंच भी इधर ही मौजूद थे, तो इन्होंने सुबह पंचायत बुलाने का फैसला कर लिया। रात हम लोग अपने घर आ गए और ताई लोग अपने घर चले गए, जबकि मोना और किरण चची के साथ इनके घर मौजूद थी। मैंने नरगिस से कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो शाजिया बोली, भाई, जब आपका फ़ोन आया था कि चचा का इंतकाल हो गया, तभी ये बात हुई थी, तो मैं बताने लगी थी। फिर मैंने सोचा आप लोग घर आ ही रहे हैं तो तब पता चल जाएगा। और फिर सुबह पंचायत में सब लोग आ गए।
आसिफ भी मौजूद था। सरपंच ने सबसे पहले कहा कि हमारा फैसला क्या तुम दोनों को मंजूर होगा? मैंने हाँ में सर हिला दिया। सरपंच ने कहा, क्योंकि ये बात सब गांव वालों को पता है और सब गांव वाले इस बात के गवाह हैं कि आसिफ ने नदीम की बहन के साथ गलत किया है। अब इसके दो ही फैसले हो सकते हैं, या तो आसिफ को संसार कर दिया जाए और दूसरा आसिफ की बहन की शादी नदीम के साथ करवा दी जाए। फिर सरपंच ने ताया लोगों की तरफ देखा और कहा, आपको कौन सा फैसला मंजूर है? तो कुछ सोचने के बाद ताए ने कहा कि हमें दूसरा फैसला मंजूर है। तब सरपंच ने जो बात की ये सबके लिए हैरान कुन थी। सरपंच ने मेरी तरफ देखा और कहा, बताओ कि तुम आसिफ की कौन सी बहन के साथ शादी करना चाहते हो? मैं भी सरपंच की इस बात से हैरान था। मैंने कहा, क्या मतलब? तो वो बोला कि तुम अपनी मर्जी से आसिफ की किसी भी बहन से निकाह कर सकते हो। आसिफ की तमाम बहनें पंचायत में मौजूद थीं। अंबर और शबनम को लगा कि मैं इन दोनों में से किसी का नाम लूँगा, क्योंकि मैं इन दोनों से मुलाकातें कर चुका था। लेकिन मेरी नज़र तंजीला पर पड़ी, जो बिल्कुल गुलाब की तरह थी और अभी कंवारी थी। तो मैंने तंजीला का नाम लिया तो सभी हैरान थे, लेकिन ताया लोगों को मेरी बात माननी पड़ी और पंचायत वालों ने ही मौलवी को बुलाया और मेरा निकाह तंजीला के साथ पढ़ा दिया और ये मामला वहीं ख़त्म कर दिया। आसिफ ने कहा कि मेरे साथ खुरम भी था, लेकिन सबूत न होने की वजह से इसे छोड़ दिया गया। अब आसिफ आज़ाद था। आसिफ और ताया लोगों को मुझ पर बहुत गुस्सा था और पंचायत ख़त्म होते वो लोग खड़े हुए और कहा, हम आज से और अभी से नदीम लोगों के साथ अपना जीना मरना ख़त्म कर रहे हैं। तो तंजीला रोती हुई बोली, अम्मी मेरा क्या कसूर है? तो ताई बोली, जो कहना था हमने कह दिया, अब नदीम ही तेरा शौहर है। फिर सब लोग घर आ गए। दिन ऐसे ही गुजरते गए। आरफा और आलिया शहर चली गईं क्योंकि इनकी नौकरी का मसला था, जबकि मैं गांव ही मौजूद था। तंजीला के साथ मेरा निकाह तो हो चुका था और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद पता चला कि आसिफ के भाई ने इन सबको बाहर बुला लिया है। तंजीला खाला लोगों के साथ सोती थी। एक रात रेहाना ने मुझे अपने पास बुलाया और समझाया कि देखो, जैसे भी तुम्हारी शादी तंजीला के साथ हुई, लेकिन अब वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हारा हक बनता है कि तुम इसके पूरे हुकूक तैयार करो। मैंने कहा, क्या वो आज के लिए तैयार होगी? रेहाना बोली, वो तेरी बीवी है, वो तैयार ही होगी। वैसे अगर देखा जाए तो तेरी तो लॉटरी लगी है। तंजीला जैसी खूबसूरत लड़की तुझे मिल गई। और नरगिस ने मुझे बताया तो आसिफ ने उज़्मा के साथ अभी कुछ नहीं किया था। और फिर अगले दिन रेहाना ने मोना से कहा कि वो आज
नरगिस लोगों के साथ सो जाए और तंजीला को कहा कि वो नदीम के साथ उसके कमरे में सोएगी। अगले दिन मैं डेरे पर चला गया। हर तरफ हर हालात बदल चुके थे। अब शनाज और कौसर मेरा इंतज़ार कर रही थीं। अब चचा की ज़मीनों को भी मुझे ही देखना था। आसिफ लोगों ने अपना सब कुछ बेचा और बाहर चले गए, क्योंकि आसिफ को अभी भी डर था कि मैं इसको मार दूंगा। शाम को मैं जैसे ही घर आया तो घर थोड़ा बहुत सजा हुआ था, और फिर खाने के बाद मैं और तंजीला एक कमरे में चले गए, जिस कमरे में पहले मैं मोना के साथ था। तंजीला बहुत प्यारी लग रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठा और कहा, देखो, हमारी शादी जिन हालात में भी हुई, लेकिन अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे ये सब करना पड़ा। तो तंजीला बोली, एक गैरतमंद इंसान को ये सब करना ही चाहिए, और मुझे खुशी है कि मैं एक गैरतमंद इंसान के साथ ब्याही गई हूँ, चाहे मैं इसकी दूसरी बीवी हूँ। मैंने कहा, नहीं, तुम दूसरी नहीं बल्कि तीसरी बीवी हो। तो तंजीला को झटका लगा। तो मैंने कहा, मैं तुम्हें ये बात पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं आरफा के साथ भी निकाह कर चुका हूँ। थोड़ी देर के लिए तंजीला को दुख हुआ। मैंने इसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तुम्हें सब समझ आ जाएगी, बस तुम मुझ पर भरोसा रखना। तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और मैंने इसको साथ लगा लिया और इससे बातें करने लगा, और वो भी मेरी बातों का जवाब देने लगी। मैंने तंजीला से बस थोड़ी सी मुलाकात की और हम दोनों सो गए। सुबह उठा तो वो नहा कर आई और मुझे उठाने लगी। तंजीला बहुत मज़बूत थी। अब मुझे समझ आया कि मैं पहले तंजीला से क्यों नहीं मिल सका, क्योंकि इसने अपने आप को बहुत संभाल कर रखा हुआ था। फिर सुबह नाश्ते पर मैंने अम्मी से कहा कि हम चची को भी अपने घर ले आते हैं, और मैंने अम्मी से ये बात भी की कि हम लोग शहर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अम्मी और चची नहीं मानी, क्योंकि इनके मुताबिक ये ज़मीनें इनके अबावजदाद की ज़मीनें हैं। इसके कुछ अरसे बाद हमने शाजिया की रुखसती भी कर दी और वो लाहौर चले गए। अब अम्मी उस्मा का रिश्ता ढूंढने लगीं, लेकिन गांव में ये बात फैल जाने की वजह से कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा था, और ना ही उस्मा शादी करने के लिए तैयार थी। मैं भी इसको समझाने लगा, लेकिन वो नहीं मानी। फिर हम सब लोग कुछ दिनों के लिए शहर आ गए। हर कोई उस्मा पर शादी के लिए प्रेशर डाल रहा था, और खाला भी इसको समझा रही थी कि देखो, तुम्हारा भाई तुमसे मोहब्बत करता था और इसने अपनी मोहब्बत का हक भी अदा किया। अब तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम भी इसकी मोहब्बत का हक अदा करो और इसकी बात मानो। देखो, तुम इसकी बहन हो, तुम इसके साथ हमेशा नहीं रह सकती। मेरे और खाला के समझाने पर उस्मा ने शादी के लिए हाँ कर दी, और फिर हमने शहर में ही कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर इसकी शादी कर दी। और इधर आलिया की भी शादी इसके बॉस के साथ हो गई।
अब मेरी 3 बीवियां थी, जिसमें सबसे नेक और खूबसूरत तंजीला थी। मोना भी बहुत प्यारी थी। मैंने रिहाना से कहा कि मैं नरगिस के साथ शादी करना चाहता हूँ। तो बोली, ये कैसे मुमकिन है? मैंने कहा, जैसे भी, लेकिन मैंने इससे वादा किया था। आरफा और रिहाना को तो ये बात पहले ही पता थी कि मैं नरगिस से प्यार करता हूँ। लेकिन जब ये बात मोना, तंजीला और चची को पता चली तो मोना और चची तो आराम से मान गईं, लेकिन तंजीला ने काफ़ी शोर मचाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैं भी तंजीला से मोहब्बत करने लगा था। मैंने इसको बहुत समझाया और काफ़ी देर नाराज़ रहने के बाद वो भी मान गए। जब इसको ये एहसास हुआ कि अगर मैं इसको घर से निकाल दूंगा तो वो कहाँ जाएगी, और फिर मैंने नरगिस से निकाह कर लिया। ये बहुत गलत था, लेकिन मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क शुरू से ही नरगिस से हुआ था। इसने ही मुझे मोहब्बत करना सिखाई थी। तो मुझे अपनी मोहब्बत का कर्ज उतारना पड़ा, जबकि रिहाना और चची एक ही कमरे में सोती थीं। चची से मैं पहले भी मुलाकातें कर चुका था। तो एक दिन रिहाना ने मुझे कहा कि देख, तेरे चचा अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं कहती हूँ तू अपनी चची को संभाल। और फिर रिहाना ने मेरे साथ मिलकर प्लान बनाया और मुझे चची के पास भेज दिया। पहले तो वो नहीं मान रही थी, लेकिन बाद में वो मान गईं और मुझसे मुलाकात करने लगीं। इसके कुछ देर बाद आरफा और तंजीला दोनों उम्मीद से हो गईं, जबकि नरगिस तो निकाह के अगले महीने ही उम्मीद से हो गई थी। मोना उम्मीद से नहीं हुई थी, लेकिन फिर 2 साल गुजरने के बाद वो भी उम्मीद से हो गए, जबकि आरफा और तंजीला के यहाँ 2 बेटे पैदा हुए और मोना और नरगिस के यहाँ बेटी पैदा हुई। और यूं ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।